सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी उसके गहरे असरात दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ कौमी हौसले बुलंद है तो दूसरी जानिब कुछ सियासी जमातें बेचैनी और दबाव का शिकार नजर आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तवील अरसे से सियासी जमूत का शिकार थी, अब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की तैयारियों में मसरूफ़ है। बानी PTI ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और वो पार्टी लीडर से मायूस हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात में ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? हुकूमती वज़रा का कहना है कि PTI का वक्त गुजर चुका है। राना सनाउल्लाह का दावा है कि भारत के खिलाफ फतह के बाद आइंदा 2 से 3 साल तक इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। उनसे ज़रा बात कर, खान साहब से रिसेंटली मुलाकात भी की है उन्होंने और सूरत हाल पर अपना तज्जिया भी देते रहते हैं। पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है इस पर भी ज़रा बात करेंगे। चौधरी साहब, पहले मुझे बताइएगा कि क्या ये जो जंग में पाकिस्तान की कामयाबी है, उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसमें बहुत डेस्परेशन बढ़ गई है और अब तो मामला बज़ाहिर रास्त कहते हैं कि खान साहब कहते हैं जी एहतजाज करो, एहतजाज की धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। ये क्या, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा एक ऐसे वक्त में? देखिए, एहतजाज के बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। यानी कल आपने इलेक्शन देखे जो समड़ियाल में जैसे हुए कि ना कोई पाकिस्तान में आइन रह गया है, ना कोई अदालत रह गई है, ना कोई दलील रह गई है। तो एहतजाज के अलावा और कोई चारा तो है नहीं। तहरीक के अलावा और क्या करेंगे? जाहिर है आप दीवार से लगा देंगे तो वो तो फिर बिल्ली भी झपटेगी ना, तो और क्या करेंगे? जाहिर है वो एहतजाज करेंगे। तो ओनली प्रॉब्लम है कि जो PTI का ये कोई इस पे दो राय नहीं है कि तहरीक ही चलानी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एहतजाज ही करना चाहिए। तो ओनली प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रेटजी है एहतजाज की और तहरीक की, उससे पहले जो 8-7 काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसकी वजह से एक तो टाइमिंग आउट है, जिस तरह आपने अभी इशारा दिया कि जंग हुई है तो आपकी टाइमिंग जो है 9 फरवरी को आपने तहरीक चलाई नहीं जब आपको चलानी चाहिए थी। उस वक्त शिबली फराज जैसे लोगों ने कहा कि हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे, जब आपको सड़क पे होना चाहिए था तब आप निकले नहीं। उसके बाद 26 नवंबर को उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सके, वो नहीं हो सका। उसके बाद इंडिया पाक जंग से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके। तो काफी मौके PTI ने मिस किए हैं। 26 को सर सलमान अकरम राजा साहब बाहर निकले थे, क्या बात करते हैं आप? कैसी मतलब वो हाँ, तो 26 को वो बाहर अपने निकले घर पे, बिल्कुल अपने घर से निकले थे और सड़क तक गए थे। लेकिन इशू ये है, वैसे साहब वैसे पिछले हफ्ते मेरे पास फैसल मौजूद थे, आपके भाई फैसल चौधरी ने बड़ी मज़े की बात की। मैं काफ़ी उनसे इंक्वायर करने की कोशिश कर रहा था कि ये स्ट्रेटजीज बनाने क्या जा रहे। मैं कहा यार बात यह है कि जिस वक्त ओले पड़ रहे हो उस वक्त बाहर नहीं जाते हैं, और आजकल तो ओले भी बड़े वाले पड़ रहे हैं। आपने देखा है क्लाइमेट चेंज हो चुका है तो इस वजह से ओले भी बड़े वाले पड़ रहे हैं। सवाल ये कि ये टाइमिंग क्यों ये रखी गई है, मतलब और क्या PTI का जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है या जो वर्कर्स हैं उनमें इस लेवल की मोटिवेशन होगी? क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज से इनकार नहीं है, ये बात दुरुस्त आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का राइट है एहतजाज करना, किसी भी पार्टी का राइट होता है। और मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें टाइमिंग देखती हैं, एनवायरनमेंट देखती हैं, अपने साथ कुछ अलाइंस बनाती हैं ना। आप लोग कि आप ये जो PTI कोई अलाइंसेस बना पाई है अपोजिशन के, ना टाइम का ख्याल रखा जा रहा है। वेयर आर दे हेडिंग? लाइक यही अलमिया ना, जो स्ट्रेटजी है वो नहीं है। आप मसलन देखिए ना, 2 साल हो गए आप अपोजिशन का अलायंस ही नहीं बना सके। अब आप एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, आप हुकूमती जमातों से भी लड़ रहे हैं। आपने सोचा ये काफी नहीं है, हमने अपोजिशन की भी सारी जमातों के साथ जो है वो लड़ना है। इस तरह तो नहीं हो सकता। और फिर इस वक्त इंटरनेशनली कोई आवाज जो आपके हक में आनी चाहिए थी वो नहीं आई। सो प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जेल में है और जेल से बाहर जो लोग हैं वो आधे तो चाहते नहीं कि इमरान खान आए, क्योंकि अगर इमरान खान आते हैं तो उनकी वैसे ही दुकानदारी बंद होती है, और दूसरे आधे जो है उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। सो PTI का जो वक्त एक डायलेमा है वो ये है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में
एक ऐसी लीडरशिप को पार्टी दी गई है जिसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता, और वो सिर्फ जो है अपनी वकालतों वगैरह में तो अच्छे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान को बाहर लाने की कोई हिकमत अमली उनके पास नहीं है। और अब ये जो मूव है इसमें भी मेरा एक तो खैर ठीक है कि ये हुकूमत सच्ची बात यह है कि इतनी कमज़ोर है और इनके चूंकि लेजिटिमेसी नहीं है तो इवन छोटे चैलेंज भी इनको बड़े लगते हैं, और वो फिर सिर्फ वही इस तरफ ही जाते हैं कि पकड़ लो, मार लो बंदूक से, ये वो। लेकिन इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी इनके पास है नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रेटजी में भी अभी तक कोई थॉट थ्रू नहीं किया गया। मसलन इमरान खान का ये कहना कि मैं लीड करूंगा, इसका क्या मतलब है? आप जेल में हैं, आप कैसे लीड करेंगे? कौन होगा? फिर जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, सलमान राजा साहब वगैरह, उनको चाहिए कि अब वो कोई बैठे, कोई स्ट्रेटजी दें, कोई अपनी जिम्मेदारी फिर लेना। ये तो नहीं कि उर्दों पे भी हमने रहना है और जिम्मेदारी भी आलिया हमजा ने अदा करनी है। कल के आपने समड़ियाल के इलेक्शन में देखा कि वो सिवाय आलिया के और अपने हमारे बच्चर साहब के कोई और जो लोग बंदे हैं वो वहाँ पे थे ही नहीं, जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स जो हैं वो जो आए हैं वो आपके सामने आए। बट इट्स लाइक आई वुड से क्लूलेस अपोजिशन है, शेपलेस गवर्नमेंट एंड क्लूलेस अपोजिशन। दिस इज पाकिस्तान पॉलिटिक्स। लेकिन चौधरी साहब, क्या यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब अब ये कह रहे हैं कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, मौजूदा माहौल है, इसके अंदर अब 2-3 साल तक उनको इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आ रही? उनकी असेसमेंट ये है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते? यहाँ पे तो जो भी आता है वो खुदाई बनता है ना। वो जो है 25-30 साल से पहले जाना चाहता है और अपने मुखालफों को 2-3 साल भी क्यों, राना साहब के बस में हुआ तो वो सारी उम्र अंदर रखेंगे, नवाज शरीफ इनके बस में हुआ सारी उम्र अंदर रखेंगे, क्योंकि कोई आइन कानून तो है नहीं। ये तो इस वक्त जो पाकिस्तान तो कोई डार्क अफ्रीका का कोई मुल्क बन गया है जिसमें ना अदालतें रह गई हैं, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। तो वो तो एक जोर जबरदस्ती पे चल रहा है मामला। अब जोर जबरदस्ती जब तक चल सकती है वो चलेगी, जिस दिन धड़ाम करके गिर जाएगी वो गिर जाएगी। नहीं, और ये जो समड़ियाल का इलेक्शन है, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि लीडरशिप मौजूद है नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स डिजिटल सोशल मीडिया और मीडिया तक है, आप कह रहे हैं इस वजह से इलेक्शन हार गई है पीटीआई अपना वहां? नहीं, पीटीआई तो इलेक्शन इस वजह से हारी है कि वहां पे स्टेट ने शर्म वगैरह का कोई इशू रखा ही नहीं अपने लिए। हुकूमत ने फैसला किया कि हमने बिल्कुल बेहयाई की हर हद पार करनी है, लिहाजा आपने पुलिस को लगा के, आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को लगा के रिजल्ट बदले, जो हुआ वो सबके सामने, उस पर क्या बंदा बात करे। और वोट की वक़्त तो ख़त्म ही हो गई है। अब तो सिर्फ यही है कि वोट गिनने वाला फैसला कर देता है कि मैंने किसको जितवाना है, दैट्स इट। और उन्होंने जितवाना है जिनको वो जितवाते जा रहे हैं। इलेक्शन वगैरह तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में, इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो आइनी, सियासी और इखलाकी पोजीशन है, ये तो इस वक्त हम कोई रवांडा या जो बहुत डार्क अफ्रीका के मुल्क हैं जहाँ पे खाना जंगियाँ हो रही हैं, उन जैसे हालात हैं हमारे। हम तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी पाकिस्तान में कि क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब तो यहाँ डेमोक्रेसी के ही लाले पड़ गए। वो ज़ाहिर है वो उसका एक प्रोसेस से जिससे पाकिस्तान गुजरा, एक लंबी डिबेट है। आपको भी पता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, इस नहज तक कैसे पहुँचे। जब आप पॉलिटिकल राइवलरी को पर्सनल राइवलरी में, एनिमिटी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलता है जो हम देख रहे हैं। और मेरी इस पर राय है कि पॉपुलिज्म का शिकार होता है, पॉपुलिस्ट लीडर्स आ जाते हैं, जो ये सब कुछ होता है। लेकिन चलें, इस मसले को एक तरफ रखते हुए अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें, आप जो बात कर रहे हैं, अब तो वो अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं वो भी अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं, ये तो जो पुराने पीटीआई के लोग थे वो तो ये कह ही रहे थे कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। अब तो वो कह रहे हैं कि जी हाल वो एक इंटरव्यू जो अमरीकी तनवीर अहमद साहब ने, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने दिया है, वो भी कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो लीडरशिप है वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। वो भी इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कोई इनके लिए एफर्ट्स कर रहे होते थे। तो क्या आपकी जो पार्टी के पुराने लोग थे उनमें कोई डिस्कशन नहीं होती कि कोई आप लोग कोई मूवमेंट चला लें? आप भी सब अलग अलग बैठे रहते हैं? नहीं, हम तो बड़े इन टच हैं। पुरानी जो पीटीआई के सारे लोग हैं वो तो क्लोजली इन टच हैं और काफ़ी फिक्रमंद हैं, क्योंकि सारे ही ज़ाहिर है इमरान खान साहब की सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए सारे दुआगो भी हैं और सारे फिक्रमंद भी हैं। कौन शामिल है आपके साथ?
आपने कहा जो इन टच है, तो मैंने आपको कहा वो तो सारे ही पुरानी पीटीआई जो है वो इन टच है। उसमें चाहे जो मर्जी भी आपने, इवन ये जो जेल में जो लीडर हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद साहब हों, इन लोगों से मेरा नहीं ख्याल कि नई पार्टी की कोई मुलाकात या हो, लेकिन वो हमारे साथ उनका इंटरेक्शन भी रहता है, बातचीत भी रहती है, और उनकी गुफ्तगू भी जो है वो एक्चुअली वो भी उतने ही गैर मुतमईन है मौजूदा पार्टी पॉलिटिक्स से जितने के शायद बाकी सब लोग हैं, और उनको भी नहीं समझ आ रहा कि ये पार्टी आखिर में करना क्या चाहते हैं। आप देखिए, शाह साहब हो गए, महमूद रशीद हो गए, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, ये कोई 2-2 साल हो गए इन्हें जेलों में, और कोई जो है वो इनको पूछने भी नहीं जाता। डिसीजन मेकिंग में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हैसियत है, वो आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब कोई जिक्र ही नहीं करता कुरैशी साहब का, तो कोई, बल्कि हम जिस दिन जिक्र करते हैं अगले दिन हमारी ट्रोलिंग हो रही होती है। और उनकी जाहिर है कुरैशी साहब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर उतना ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जितना और कोई पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं पीटीआई के, लेकिन उनका कोई जिक्र तस्करा नहीं होता, सिवाय 2-3 लोगों के तो नाम ही नहीं निकलता किसी का। लेकिन ये जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, अब इनको भी बेचारों को पड़ रही हैं टिका के गालियाँ, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी जो लोकल लीडरशिप है वो चाहती नहीं है बाहर है, वो कहते हैं और पता नहीं किस दुनिया में क्या ऐसा नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम यही है, तनवीर हमारे दोस्त हैं और वेल इंटेंशनड आदमी है, वो चाहते हैं खान साहब बाहर हैं, लेकिन ये देखिए उनके बस की बात तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो ग्रुप है या 3-4 लोग हैं, इनका एस्टैब्लिशमेंट में अच्छा ताल्लुक होगा, लेकिन इनको ये तो नहीं पता ना कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, नून की क्या पोजीशन है, और इमरान खान क्या चाहते हैं। जब तक पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, जिनको एक दूसरे की पोजीशन का इल्म नहीं होगा, वो फार्मूला कैसे बनाएंगे। सो द प्रॉब्लम विद दिस ग्रुप इज कि ये पॉलिटिशियंस नहीं है, और इनकी जो ग्रिप है वो बड़ी सतही है सियासत के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के जरिए करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो फिर अपनी हुकूमत कैसे बनाएंगे आप? कोई वायलेंस के जरिए नहीं आना चाहता, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये भी तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, उनकी लाइल्मी है कि वो ये इस तरह समझते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, आई वुड से। हुकूमत कहेगी कि 3 साल बाद इलेक्शन कराएं, इमरान खान कहेंगे 6 महीने बाद होने चाहिए। फिर ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि एक इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो ना हो, टेम्परेचर नीचे लाना, ये एक प्रोसेस है, और जो मैं नहीं समझता कि ये जो दोस्त हैं हमारे अफ्रीका से या ये लोग कर सकते हैं। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करना चाहिए था, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, ये लोग जो हैं इसको टेम्परेचर नीचे लाने में अपना एफर्ट कर सकते थे। इनके जरिए बातचीत हो सकती है, इमरान खान भी इन पे एतबार करते, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक ऐसा रास्ता ही चुना है जिसमें कामयाबी का कोई चांस नहीं। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि कामयाबी का कोई चांस नहीं है। जिस तरीके से ये प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें कोई होप नज़र नहीं आती। इनकॉम्पिटेंस भी है जो पीटीआई की लीडरशिप है उसकी, और एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मसले पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, भारत में सियासी और अस्करी हलकों में हलचल मच गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ताज़ा इंकशाफात ने मोदी सरकार के बयानिए को हिला कर रख दिया है। तैयारे गिरने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की टेक्निकल खामियों तक सब कुछ अब मंजर आम पर आ चुका है, जिसके बाद मीडिया, अवाम और ऑपोजिशन सब नरेंद्र मोदी से खुलेआम सवाल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म ने फौजी मामलात को सियासी मफादात की भेंट चढ़ा दिया? क्या इस सारे बयानी का मकसद सिर्फ रियासती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना था? हम आपके सामने लाएंगे हक़ाइक़, इस खबर के तमाम पहलू, असल हकीकत और वो मुज़ाहमत जो अब खुद भारतीय फौज के अंदर से उभर रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में है। अगरचे ये तूफान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के फौरन बाद उठ चुका था, मगर मोदी सरकार ने अपने मखसूस मीडिया नेटवर्क गोदी मीडिया की मदद से सच को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। इश्तियाल अंगेज बयानात, जंगी धमकियां और खोखले बयानिए सब कुछ आजमाया गया,
लेकिन आखिरकार सच बेनकाब होकर रहा। रियासती सतह पर सबसे पहला बड़ा एतराज भारतीय एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की जानिब से सामने आया। उन्होंने दिफाई साजो सामान की ताखीर पर कड़ी तनकीद की और उन काली भेड़ों को बेनकाब करने की धमकी दी जो बर वक्त डिलीवरी में रुकावट बनी हुई है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. Why should we promise something which cannot be achieved? Even defense forces have been keeping this restraint of not calling a black sheep. मगर अभी एयर मार्शल के अल्फाज गूंज ही रहे थे कि सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गोया मोदी सरकार के बयानिए की बुनियादें ही हिला दी। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. And flew all our jets, again targeting at long range, which I said absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? इस एतराफ ने जैसे पूरे भारत में हलचल मचा दी। अवाम और अपोजिशन ने अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं और वही पूरा आतंकवादियों को मार दिए हैं। आतंकवादियों को मारे कहाँ है? वो तो गिरा है, वो जहाँ घना आबादी क्षेत्र था उसको छोड़ के मस्जिद पे तोड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं क्या मीडिया उसको दिखाई है? उसको नहीं दिखाई है मीडिया। बस ये हमने चाय कराची में पी ली, हमारे चाय वहाँ लाहौर में पी लिया और कुछ हुआ ही नहीं। सिंदूर ऑपरेशन, अपने सिंदूर तो बचा नहीं पा रहे हैं और दूसरे का सिंदूर बना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भाजपाइयों को बता देना चाहता हूं, अगर ये हमारे और हमारे साथियों के दरवाजे पर सिंदूर लेके पहुंच जाएंगे तो उनको जूता से मार के भगा दिया जाएगा। इस मामले पर राजनीति करना बंद करें और जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर इस मामले में भाजपा राजनीति करते हैं तो उन्हें सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकने का काम करें। उस हमले में मरने वाले मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पूरे तरीके से एक चीज दिखा रहा था कि ये धर्म पूछकर मारा गया और हिंदुओं को स्पेशली मारा गया। महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती? जब ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। एक बात बताइए, जिनके घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल उठा के तुम्हारी शक्लें लाल नहीं करेंगे सिंदूर जैसी? मतलब बीवी के ऊपर कॉपीराइट हस्बैंड का होता है, उनकी पत्नियों पे भी तुम अपने कॉपीराइट ठोक दोगे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। अब एक तरफ भारतीय आवाम का गुस्सा है तो दूसरी तरफ जंग में पाकिस्तान की जीत की गवाही बैनुल अक़वामी दानिश्वर भी देने लगे हैं। फ्रेंच सियासी दानिश्वर कटोफी जेफरलुट ने न सिर्फ पाकिस्तान को फातेह करार दिया बल्कि भारत की सियासत पर इस फतह के असरात का जायजा भी लिया। कहा कि भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan was well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. If I say that, it's because there is one dimension that we have not touched upon yet that worries me a lot, and that is the Indus Treaty. We use water as a weapon. That is very dangerous. दूसरी तरफ शंग्रीला डायलॉग ही में मौजूद पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दो टोक अल्फाज में भारत की इंतहा पसंदाना सियासत को सिर्फ खित्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया। Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polities extremity
mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. अब दुनिया के सामने सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को अपने सियासी फायदे के लिए जनूबी एशिया को खतरनाक राह पर धकेलने की इजाज़त दी जा सकती है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये अब पाकिस्तान दावे नहीं कर रहा, ये अब दुनिया इस पे आर्टिकल्स कॉलम्स नहीं लिख रही या क्रिटिसिज्म नहीं कर रही या इंडिया को इंटिमेट नहीं कर रही, ख़ुद इंडिया के अंदर से ये सब आवाज़ें उठ रही हैं। भारत के जो CDS हैं उन्होंने तैयारा गिरने और ऑपरेशन सिंदूर में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसका जिक्र करके नरेंद्र मोदी के जो बयानियाँ है उससे हवा निकाल कर रख दी है। पाकिस्तान के लिए इस बयान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ज़रा ये जनरल साहब से समझेंगे। जनरल साहब, ये आपकी नज़रों से ये बयान गुजरा होगा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? आप किस तरह इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं जो इंडिया में अंदर से खुद उनकी फोर्सेस और लोग सवालात उठा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू फॉर द इनवाइट। ये जो CDS ने जनरल चौहान ने बात की है जी, ये प्राइमरीली उन्होंने टेक्निकल से ज़्यादा जो टेक्टिकल, उन्होंने कहा जी टेक्टिकल जो हमने मिस्टेक्स की, तो आई वुड लाइक टू अप्लाई करेक्शन। ये टेक्टिकल मिस्टेक्स ने की, इंडिया आपने और आपकी आर्मी ने और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर्स किए हैं। इट इज नॉट टेक्टिकल। टेक्टिकल कह के वो आप अपना ब्लेम मत शिफ्ट करें टू द जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर प्लानर्स एंड जूनियर जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशन के बीच में। आदिल, ये जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो वन एयरक्राफ्ट इन इटसेल्फ हैज द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल इम्पैक्ट होता है, उसको ऑपरेशनल एलिमेंट तस्वर किया जाता है। सबसे जूनियर, सबसे निचले लेवल पे होती है टेक्टिकल चीज़ें, जो डिवीजन और ब्रिगेड्स की लड़ाइयाँ होती हैं या जो छोटे लेवल, फिर होती है ऑपरेशनल जो कोर लेवल्स पे, और फिर स्ट्रेटेजिक है जो ऑफ कोर्स आर्मी और नेशनल लेवल पे होते हैं। इनके टेक्टिकल मिस्टेक्स की स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स है, ब्लंडर्स। अब वो झूठ पर मबनी शुरू होता है ये अपने लोगों के 26 लोगों के कत्ल से, जिसमें मोदी के हाथ रंगे हुए हैं, जिसमें इनकी आर्मी के हाथ रंगे हुए हैं। आर्मी के हाथ तो नहीं रंगे हुए, लेकिन आर्मी ने वो जो अवॉइड किया, जब वहां से मूव किया गया फोर्सेस को, वो इलाका पहलगाम का खाली कराया गया जब उसको गार्ड नहीं होने दिया इन्होंने जी, सही, तो वो डेलिबरेटली, और फिर इनकी राह के हाथ रंगे हुए हैं 26 लोग, वहां से स्ट्रेटेजिक लाई शुरू होता है। उसके बाद एक गलत चीज के ऊपर, झूठ के ऊपर कि जी ये टेररिज्म का एक्ट था, इन्होंने एक वॉर किया और पूरे रीजन को ये लेके गए हैं अपना न्यूक्लियर वॉर तक लेके गया और इतने जल्दी एस्केलेशन लेडर्स पे गया। अब देखिए सियासत की यही तबाहकुन असरात होते हैं जी। सियासत जो होती है उस पर कौमों के जिंदगी, इंसानों की जिंदगी दाव पे लगाई गई है। भारत के अंदर ये वाहिद मुल्क है जो अपने लोगों को खून करता है और अपने लोगों को न्यूक्लियर वॉर के अंदर झोंकने के लिए तैयार है। भारत की आवाम अब सवाल कर रही है, जब ये पॉलिटिक्स करेंगे वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर, गोदी मीडिया को यूज करके, तो इनकी अपोजिशन इस भी पॉलिटिक्स इनकी इस नाकामी पे या इनके झूठ पे ही करेगी ना, और किस चीज पे करेगी? वो अपनी हार पे करेगी। अच्छा, प्रेशर किस पे जाता है? मिलिट्री पे। दुनिया का ये अनएक्सेप्टेबल मेरी नजर में, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये एक तरीका कार रहा है जी, कि जब भी कामयाबी होती है तो पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कौम ने अपना अवार्ड लिया है जी, पूरी कौम ने, पॉलिटिक्स हो या आर्मी हो या अवाम हो, सबका ये क्रेडिट जाता है जिस तरीके से, और लिया है और दिया है, क्योंकि विक्ट्री हो गई थी। जब हार होती है तो बर्डन मिलिट्री पे फेंक दिया जाता है। आपको याद होगा एक जनरल मैकक्रिस्टल होते थे जो अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे, अमेरिकन फोर्स। जब अमेरिकन पॉलिसीज वहां पे नाकाम हुई तो उन्होंने मैकक्रिस्टल को सैक कर दिया। अब वहां पे स्टैंडिंग कमेटीज का यूनाइटेड नेशन में देखे, स्टैंडिंग कमेटीज जो डिफेंस की होती है उसकी जब प्रोसीडिंग होती हैं तो सबसे ज्यादा वो कमांडर को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। होता सारा शरेड है, एक ड्रामा होता है, बट व्हाटएवर, वो बर्डन डाल रहे होते हैं मिलिट्री। यही काम आप करना चाह रहे थे भारतीय पॉलिटिशियंस,
कि अपनी नाकामी, अपनी बैड पॉलिसीज को फौज के अंदर भी माइंड है, एप्लीकेशन है। देखिए जो एक CDS बन जाता है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, उसका काम एक ही होता है लीडरशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जीत है तो सबकी जीत है। मिलिट्री लीडर्स ऑलवेज शेयर द विक्ट्री विद अंडर कमांड्स और बाकी लोगों के, और जो हार होती है वो जो असल लीडर होता है वो अपने ऊपर लेता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और so ये नॉर्म है दैट बर्डन, वो ब्रंट मोदी लेने को तैयार नहीं है, शिफ्टिंग पासिंग दैट प्रेशर देयर, और वहां से भी अब इसलिए रिएक्शन आना शुरू हो गया। और टेक्निकली अगर देखें तो वहां पर मिलिट्री और पॉलिटिशियन दोनों पासिंग द पिलो कर रहे हैं, ना पूरी तरीके से एतराफ़ कर रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं, और यही कन्फ्यूजन उनके लोगों की है जिनको उन्होंने डोपामीन हाई किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं ज़रा ये समझ रहा था, ये जो CDS ने जनरल साहब बात की है, एक्सेप्टेंस है उनकी कि 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया, टेक्निकली तो फिर वो बेअसर हो गई। क्या इंडियन आर्मी जो थी, फोर्सेस जो थी, वो प्रिपेयर नहीं थी? उन्होंने पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उनसे उनकी जजमेंट गलत हो गई है, कैलकुलेट नहीं कर सके? आई डोंट एग्री। वजह उसकी आदिल क्या है? हम भी फौज में रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एवरी मोमेंट हम एनिमी के कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपनी चीजें चेंज करते रहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, डॉक्ट्रिन्स चेंज करते हैं, कैपेबिलिटीज चेंज करते हैं, कैपेसिटीज चेंज करते हैं। और अगर उतनी कैपेबिलिटी ना भी हो तो फिर अदर मीन से या दूसरे तरीकों से उसका रिस्पॉन्स ढूंढते हैं जी। यू कांट बी स्ट्रांग ऑल द टाइम एवरीवेयर, लेकिन आपने दूसरा कोई ना कोई अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, और मिलिट्री में ऑप्शंस बना के आप रखे होते हैं। आप यू मेक गो फॉर द कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कीजिए, ABCDE 3-4 प्लान्स मौजूद होते हैं। दे एग्जैक्टली न्यू द पाकिस्तान कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। उनको पता था कि ये रिस्पॉन्स आएगा, दे विल रिस्पॉन्ड एंड दे विल रिस्पॉन्ड हैवीली, और दे विल नॉट स्टॉप। क्यों कि पास्ट में हम करते रहे। 98 के जब धमाके हुए, 98 में पोखरान में अडवाणी साहब ने हमें एडवाइस करने की कोशिश की कि न्यू नॉर्मल में रहना सीखें, नई रियलिटीज के साथ एडजस्ट हो। आपको याद होगा LK अडवाणी साहब, पाकिस्तान हैव टू लर्न हाउ टू लिव इन द न्यू रियलिटीज। पाकिस्तान ने उसका जवाब 28 तारीख को, 28 मई को दे दिया, 6 धमाके करके। आपने पुलवामा में कोशिश की, पाकिस्तान ने जवाब दिया, आपका जहाज गिरा के, आपके 2 जहाज तबाह करके, एक हेलीकॉप्टर आपने खुद ही मार लिया, और आपका एक कैप्चर करके पायलट। पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। उनको अब भी पता था कि पाकिस्तान जवाब देगा और सीरियस जवाब देगा, और वो तैयार नहीं थे इसके लिए। दैट्स व्हाई मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स और एक फ्लैग स्टाफ ऑफिसर हु वाज डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको सैक कर दिया, आपको याद होगा जी। तो दे वर नॉट इनटू इट। फिर उनको पता था कि हम इन अनजस्ट वॉर में जा रहे हैं, दे वर नॉट इनटू इट। तो तैयार नहीं थे, लेकिन वो इसमें तैयार थे या नहीं थे, इस वॉर में आना नहीं चाहते थे इतने जल्दी इस तरीके। फिर आपने पहले 40 मिनट्स में इनके जो पहले 4 जहाज उड़े, आपको याद होगा, इनके जो राफेल उड़े थे फ्रॉम श्रीनगर, उनको इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया गया। देवर इमरजेंसी लैंडिंग उनको करना पड़ी। अंबाला से उड़े थे और श्रीनगर में लैंड किए थे, सॉरी दे फ्लू फ्रॉम अंबाला एंड दे हैड टू लैंड इन श्रीनगर। और जब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो गई तो दे एयरफोर्स वाज गॉन। ये उनको पीछे ले गया कि यार ये तो न सिर्फ ज्यादा टारगेट हो जाएंगे, ये तो किसी सिवाय अभी वो एरियल सैर के अलावा ये किसी काम के नहीं रहे हमारे। दिस व्हाट हैपेंड विद देम। इसलिए तो उनको 2 दिन आप जो अभी आप बात कर रहे हैं, दिस व्हाट हैपेंड इन द इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 6 जहाज मार भी लिए उनके। तो अगर ये बैटल और 4 दिन या एयर में रहती, वैसे जनरल साहब मैं आपसे एग्री करता हूं, बिकॉज मैं ये बात काफी दिन से कह रहा हूं। मैंने एयर कॉमोडोर नोमान अली खान का इंटरव्यू किया था फरवरी में, जब 27 फ़रवरी के कॉन्टेक्स्ट में किया था। तो नोमान अली खान जो है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि वी कुड हैव शॉट डाउन डजन्स ऑफ प्लेन इन 2019। सो लाइक ज़ाहिर है कुछ लोगों के लिए शायद ये जंग में चीज़ें बातें नहीं हो, मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैं ये इंटरव्यू करके समझ चुका था कि हमारी 19 में भी ये कैपेसिटी थी कि हम डजन्स प्लेन इनके डाउन कर सकते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स तो पाकिस्तान ने और टेक्नोलॉजी ली है और एडवांसमेंट की है, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। आप बड़ी एडवांसमेंट आपको नज़र आती है मिलिट्री पैराडाइम में चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में यकीन है। और ये इंडियंस इस मामले में समझदार निकले कि उन्होंने अपना नंबर 4, 5, 6 तक रखा, वरना जिसके डजन प्लेन गिर जाएं वो मिलिट्री तो फिर लड़ने के काबिल नहीं रहती दुनिया में किसी के सामने बात करने के। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा ये भी समझना चाहता हूँ एक और, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब ने जो बात की है, चेयरमैन ने जो बात की है, उन्होंने शंग्रीला डायलॉग में कहा है ना कि
पहलगाम के बाद जनूबी एशिया में एस्केलेशन का जो थ्रेशोल्ड है वो ख़तरनाक हद तक डाउन हो गया है, नीचे आ गया है। सो अब ये जो इंडियन एग्रेशन है और उन्होंने इस पर कहा कि दुनिया को इंटरवीन करने का बहुत कम स्पेस रह गई है, हाउ डू यू सी इट? ये किस तरफ जो है वो मामला जा रहा है, जिस तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं दुनिया के लिए, इसमें क्या मैसेज है? और ये दोनों ममालिक वेयर आर वी हेडिंग? आदिल, दो बड़ी फंडामेंटल चीजें उन्होंने अपने इंटरव्यू में की हैं। एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले आपके इसी सवाल तो अभी आपने किया, मैंने आपके पहले जवाब में एक हल्का सा आपको इशारा किया कि ये वाहिद पॉलिटिकल लीडरशिप है। लीडरशिप इसको ना कहिए, वाहिद पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं इंडिया में। लीडरशिप होती है जो अपनी कौम की तहफ़्फ़ुज़ करने के पैदर, ये तो सिर्फ हिंदुत्व के माइंडसेट और हिंदुत्व की एप्लीकेशन करने के पैदर पे इंडिया से कोई पॉपुलिज्म है, वो रिलीजियस पॉपुलिज्म के हैं। जी। तो ये जो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं इन आवर नेबरहुड, इन्होंने अपने भी लोगों को लाइफ को खतरे में डाल दिया है। जब थ्रेशोल्ड नीचे गया, हुआ ये है कि पाकिस्तान कहता है जी देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। वो कहता है जी स्पेस फॉर वॉर है, और पाकिस्तान हमें ब्लेम करता है और हमें इंटिमिडेट करता है और पाकिस्तान क्वर्स करता है थ्रू न्यूक्लियर। और साथ ही अब हमारे जो जेन्युइन लेजिटिमेट फ्रीडम मूवमेंट है कश्मीर की, उसको वो टेररिज्म के साथ लिंक करके पाकिस्तान के खिलाफ एक क्राफ्ट करना चाहता है, वॉर की एक सिचुएशन। और वॉर का मकसद मसले को हल करना नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना नहीं है, मकसद ये है कि अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री चाहता है और अपनी हिंदुत्व की एप्लीकेशन चाहता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली में इसको, वही जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं। अच्छा, लेसन ड्रॉ करके ले आया है इजराइल से, इजराइल का मॉडल यहाँ पे लगाना चाहता है और इजरायली सपोर्ट के साथ ये सारे ऑपरेशन लॉन्च किए उसने। इजराइल इज इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑल दिस रिस्पॉन्स। इनको ये समझने की जरूरत है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये वॉर्स में नहीं लगाए जाते, वॉर्स में थीरीज लगाई जाती है। वहां का मॉडल वहां लग सकता है, यहां नहीं लग सकता, तो वो इससे यहाँ पे लगाने का। अब यही हमारे चेयरमैन जॉइंट कह रहे हैं कि जो हमारे, अच्छा, जिस तरीके से न्यूक्लियर, जिस तरीके से एस्केलेशन लैडर पे इसने एकदम बढ़ाया है, होता यह है कि प्रॉक्सीज होनी थी, प्रॉक्सीज के बाद एक कन्वेंशनल फोर्सेज एक लेवल तक वॉर करती है, 12 दिन 13 दिन 14 दिन जो भी करती हो, वो एक जगह पे पहुंचती है। तो फिर एक स्टेट जब समझती है कि अब उसके हाथ से ये चीजें निकल रही हैं, तो तब आप न्यूक्लियर की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेट में जब इसकी मिलिट्री आउट ऑफ फंक्शन हो गई, अब लिंक कर ले अपनी पिछली डिस्कशन को, कि जब इसने देखा कि फौज से तो रिस्पांस जा नहीं रहा, तो इसने अचानक ये मिसाइल्स वाला एक्सचेंज, अचानक वन ऑफ द सीरियस एस्केलेशन लैडर्स के ऊपर ये चीजों को ले गया। और उसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान ने और क्या कर रहा था? पाकिस्तान ने ईस्ट से लाता है फोर्सेज, लाता है वेस्ट से, सॉरी, क्वेटा से, पेशावर से जो हमारे ट्रुप्स लगे हुए हैं, उनको कन्वेंशनल डोमेन में हमेशा लाता है ईस्ट के ऊपर लड़ाने के लिए। पाकिस्तान ने ना एक सिपाही मूव किया, ना एक वेपन मूव किया वहां से। तो पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स बनाया होता। खुदा न खास्ता ये मिसाइल एक्सचेंज में और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तो ये वो थ्रेशोल्ड है जो बहुत इन्होंने कम कर दिया है जी, जिसको चैलेंज पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपने थ्रेशोल्ड कम कर दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने फिर अगर न्यूक्लियर है, खुदा न खास्ता जब हम देखेंगे वी आर गोइंग डाउन द लाइन और हिंदुत्व जैसी एप्लीकेशन हो, इनसे गैंगस्टर्स हमारे नेबरहुड में हो, तो पाकिस्तान अपने वाइटल इंटरेस्ट, जिसमें कश्मीर, जिसमें हमारी सॉवरेनिटी, जिसमें हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और अब जिसमें पानी भी शामिल हो गया, दिस इज आवर वाइटल इंटरेस्ट। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, हम बड़े क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पास्ट में हमारी हिस्ट्री देख लें, नो मोर का है कि नो मोर का मतलब है कि 71 अब रिपीट नहीं होगा, 71 रिपीट नहीं होगा। पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एट इट्स डिस्पोजल to protect these vital interests जो मैंने अभी आपको गिनवाया। We will fight to protect our rights. Thank you so much। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट। और एक क्विकली आदिल, if you allow me, एक क्विकली दूसरी चीज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए, इसी से जुड़ी हुई, वो ये है कि जब तक एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि पीस हो गया है। अगर आप अमन चाहते हैं, न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, 2 अरब लोगों की तबाही नहीं चाहते, तो जो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, जो रीजन फॉर वॉर है, दैट इज कश्मीर, उसका सोल्यूशन की तरफ जाना होगा इंडिया को भी और पूरी दुनिया को इस पे जोर देना होगा, ताकि जस्ट सोल्यूशन हो, तो तब ये खतरात खत्म होंगे। वरना आए रोज कोई ना कोई ड्रामा होता रहेगा और पाकिस्तान
will show its resolve जैसे इसने past में और टेक्निकली जिस तरह डिस्कनेक्ट हो गया है, जिन जिन लेवल्स पर आप बिहाइंड द स्क्रीन कांटेक्ट करते हैं, सिर्फ एक डीजीएमओ लेवल तो नहीं होता, आपने एनएसए लेवल से लेके या डिप्लोमेट्स के थ्रू किसी ना किसी कांटेक्ट में आप होते हैं। इंडिया ने वो सारे जो मेजर्स लिए जाते हैं बिहाइंड द स्क्रीन या पैरेलल लिए जाते हैं, वो सारे ही कट ऑफ कर दिए हैं। इसलिए ज़ाहिर है एक ख़तरनाक हद पर ये मामला चला गया और थ्रेशोल्ड जो है वाकई उसका डाउन हो चुका है। थैंक यू सो मच अनस साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू सुनी इंडिया पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है वो किस स्टेज पर है, लेकिन खुद इंडिया के अंदर से बैड टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है फ्रॉम मिलिट्री साइड एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।